नमस्कार। आज का विश्लेषण श्रोता द्वारा साझा किए गए कुछ बेहद दिलचस्प स्रोतों पर आधारित है। हम संविधान, अर्थव्यवस्था, न्यायपालिका, समुद्री नियम और हाँ, क्वांटम फिजिक्स जैसे अलग-अलग क्षेत्रों की अहम बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम जिन 6 खास मुद्दों पर गौर करेंगे वो हैं: पहला, राज्यपालों को विधेयकों पर कब तक कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत या यथाशीघ्र? राज्यों की ये दलील क्यों है? दूसरा, मुख्य न्यायाधीश ने मानवीय गरिमा को संविधान की आत्मा क्यों कहा है, इसका क्या मतलब है? तीसरा, विदेशी कंपनियां भारत में प्रोजेक्ट क्यों रोक रही हैं और इसमें टैरिफ और वैश्विक जोखिमों का क्या हाथ है? चौथा, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की पारदर्शिता पर सवाल क्यों उठ रहे हैं और इसका न्यायपालिका पर क्या असर पड़ रहा है? पांचवा, भारत के नए समुद्री कानूनों में किन सुधारों की बात की जा रही है, क्या कुछ कमी रह गई है? और छठा, आखिर में, मेजोराना कण ये क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया में क्या क्रांति ला सकते हैं? तो चलिए इन स्रोतों से काम की जानकारी निकालते हैं और समझते हैं कि असल मुद्दे क्या हैं। बिल्कुल। ये सारे विषय देखने में शायद अलग लगे, लेकिन ये भारत के शासन, अर्थव्यवस्था और तकनीक से जुड़े बहुत बुनियादी सवालों को छूते हैं। और हमारी चर्चा में ये भी सामने आएगा कि ये मुद्दे कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े भी हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट में चल रहे उस मामले से जहां राज्य सरकारें कह रही हैं कि राज्यपालों को विधानसभा से पास हुए बिलों पर तुरंत यानी फोर्थविथ फैसला लेना चाहिए। अनुच्छेद 200 तो कहता है यथाशीघ्र, एज सुन एज पॉसिबल। तो ये तुरंत की मांग क्यों? देखिए, अनुच्छेद 200 राज्यपाल को बिल पर कई विकल्प देता है। सहमति देना, रोकना, पुनर्विचार के लिए लौटाना या फिर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना। और ये सब यथाशीघ्र करने को कहता है। लेकिन पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों का तर्क ये है कि यथाशीघ्र का व्यवहारिक मतलब तुरंत होना चाहिए। अच्छा। असल मुद्दा यह है कि जब राज्यपाल महीनों तक बिल पर कोई फैसला नहीं लेते, तो वो एक तरह का पॉकेट वीटो बन जाता है। इससे होता क्या है कि चुनी हुई सरकार के विधायी काम रुक जाते हैं। तो राज्यों का कहना है कि ये देरी लोकतांत्रिक जनादेश के खिलाफ है। अच्छा, तो ये सिर्फ प्रक्रिया की देरी नहीं है, ये तो मतलब ये संघीय ढांचे और लोकतंत्र से जुड़ा मसला है। हाँ, बिल्कुल। तमिलनाडु मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने शायद 3 महीने की समय सीमा का सुझाव दिया था, फिर भी राज्य तुरंत कार्रवाई पर क्यों जोर दे रहे हैं? हाँ, सुझाव दिया था, लेकिन राज्यों को लगता है कि 3 महीने भी काफी लंबा समय है। और ये डर है कि ये देरी असल में बिना कोई कारण बताए बिल को खारिज करने का एक तरीका बन सकती है। अच्छा, मौन भेस बिल्कुल, जिसे कहा गया था। बिल्कुल। जैसा कि पश्चिम बंगाल की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने भी तर्क दिया था, ये सहमति से इनकार का मौन भेस है। ये सीधे सीधे राज्यपाल की भूमिका, जो कि केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं, और राज्य की चुनी हुई विधायिका, इनके बीच शक्ति संतुलन का सवाल खड़ा करता है। और देखिए, सरकारी और पुंछी आयोग ने भी पहले राज्यपालों के लिए समय सीमा तय करने की सिफारिश की थी। यानी मूल बात यह है कि अनिश्चितकालीन देरी से चुनी हुई विधायिकाएं कमजोर होती हैं। चलिए, अब संविधान से जुड़े एक और अहम पहलू पर आते हैं। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने हाल ही में मानवीय गरिमा को संविधान की आत्मा कहा। इसका क्या मतलब है? हाँ, मुख्य न्यायाधीश गवई ने ये बात डॉक्टर एल.एम. सिंघवी स्मृति व्याख्यान में कही थी। उनका कहना था कि हमारे संविधान के जो मूल स्तंभ हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय, इन सबको जोड़ने वाली जो कड़ी है, वो मानवीय गरिमा है। और ये सिर्फ कोई आदर्श वाक्य नहीं है, बल्कि अदालतों ने इसे संविधान की व्याख्या का इंटरप्रिटेशन का आधार बनाया है। ये दिलचस्प है। संविधान में इसका आधार कहाँ है और अदालतों ने इसे कैसे इस्तेमाल किया है? कोई खास उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। इसका आधार तो संविधान की प्रस्तावना में ही है, जो व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने की बात करती है। फिर अनुच्छेद 14 है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, लेकिन सबसे ज्यादा जोर अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या से आया है। अच्छा, अनुच्छेद 21। हाँ, मेनका गांधी मामले 1978 से यह सिलसिला शुरू हुआ, जहां कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार सिर्फ सांस लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है। इसके बाद फ्रांसिस गोराली मुलिन 1981 मामले में इसे और विस्तार मिला। पोषण, आवास, अभिव्यक्ति, ये सब इसमें शामिल हुए। फिर तो कई मामले आए, जैसे कैदियों की गरिमा पर सुनील बत्रा केस, कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा पर विशाखा, निजता का अधिकार पुट्टास्वामी केस में। हाँ हाँ।
LGBTQ+ अधिकार नवतेज जौहर केस में, और यहाँ तक कि जीवन के अंत में गरिमा, वो कॉमन कॉज वाले मामले में। तो इसका मतलब ये हुआ कि गरिमा एक तरह की चाबी जैसी है ना, जिसने अनुच्छेद 21 के दरवाजे से कई नए अधिकारों को बाहर निकाला। और ये सिर्फ कुछ खास समूहों के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए है। बिल्कुल, ये कैदियों, श्रमिकों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, विकलांग व्यक्तियों, मतलब सभी पर लागू होता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी उसी कार्यक्रम में कहा था कि त्वरित न्याय भी गरिमा से जुड़ा है। तो इसे आत्मा कहने का मतलब है कि ये संविधान को एक जीवंत दस्तावेज बनाता है, जो समाज की बदलती जरूरतों और चुनौतियों के हिसाब से विकसित होता रहता है। और भविष्य में देखिए, डिजिटल प्राइवेसी, AI एथिक्स जैसे मुद्दों पर भी ये सिद्धांत मार्गदर्शन करेगा। ये वैश्विक मानवाधिकार घोषणा UDHR के भी अनुरूप है। बिल्कुल। अब जरा अर्थव्यवस्था की तरफ देखें। एक थोड़ी चिंताजनक खबर है कि विदेशी कंपनियां भारत में अपने प्रोजेक्ट रोक रही हैं। आंकड़े क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ, ये खबर वाकई ध्यान खींचने वाली है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून 2025 में विदेशी कंपनियों ने करीब 197 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं रोक दी। 197 लाख करोड़। हाँ, ये तो वाकई बहुत बड़ी रकम है। इसकी वजह क्या बताई जा रही है? हाँ, काफी बड़ी रकम है। मुख्य वजह बताई जा रही है टैरिफ को लेकर अनिश्चितता, खासकर भारत और अमेरिका के बीच। एक मिनी ट्रेड डील की उम्मीद थी, पर वो पूरी नहीं हुई, और अब अमेरिका की तरफ से जवाबी टैरिफ का खतरा मंडरा रहा है। अच्छा, EY इंडिया के मुख्य नीति सलाहकार हैं DK श्रीवास्तव, उन्होंने भी इसी तरफ इशारा किया है। इसके साथ ही वैश्विक बाजार में भी उथल-पुथल है। आप देखिए, अमेरिकी बाजार में अस्थिरता है, ब्याज दरें बढ़ रही हैं, यूरोप में तनाव है। ये सब मिलकर विदेशी निवेशकों का भरोसा शायद कम कर रहे हैं। CMI का एक और आंकड़ा है रोकी गई नई परियोजना अनुपात, ड्रॉप न्यू प्रोजेक्ट रेशो। ये 8.8 पर पहुंच गया है। ये भी 2010 के बाद सबसे ज्यादा है। ये दिखाता है कि निवेशक थोड़े हिचकिचा रहे हैं। और इसका असर भारत के जो बड़े लक्ष्य हैं उन पर क्या पड़ सकता है, जैसे निवेश बढ़ाना, FDI लाना, विकसित भारत 2047 का सपना या PLI जैसी योजनाएं? असर तो पड़ सकता है, बिल्कुल। अगर निवेश रुकता है, खासकर विदेशी निवेश, तो ये भारत के कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल को धीमा कर सकता है। FDI आकर्षित करने की कोशिशें हैं, उन पर असर पड़ सकता है। हाँ। विकसित भारत 2047 जैसे लक्ष्य तो बड़े निवेश पर ही टिके हैं, और PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजनाएं, उनका मकसद भी निवेश खींचना है। अगर निवेशक अनिश्चितता के कारण पीछे हटते हैं, तो इन योजनाओं का फायदा भी सीमित हो सकता है। तो क्या GDP पर भी असर पड़ सकता है? हाँ, कुछ अनुमान तो ये भी हैं कि अगर ये स्थिति बनी रही और मान लीजिए टैरिफ लगे, तो GDP ग्रोथ पर 0.3% से 0.6% तक का नकारात्मक असर पड़ सकता है। ओह, तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या जरूरी है, क्या किया जा सकता है? देखिए, सबसे जरूरी तो है व्यापार समझौतों, खासकर अमेरिका के साथ स्थिति को स्पष्ट करना, ताकि यह अनिश्चितता खत्म हो। घरेलू स्तर पर GST को और सरल बनाने, लॉजिस्टिक्स सुधारने जैसे कदम उठाने होंगे, ताकि बाहरी झटकों को झेलने की क्षमता बढ़े। संक्षेप में कहें तो नीतिगत स्थिरता और वैश्विक परिस्थितियों पर नजर रखते हुए जरूरी कदम उठाना होगा। चलिए अब न्यायपालिका की ओर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम यानी जजों की नियुक्ति और तबादले करने वाली व्यवस्था, ये फिर से चर्चा में है। इस बार मुद्दा क्या है? मुद्दा वही पुराना है, पारदर्शिता की कमी। और ये तर्क दिया जा रहा है कि ये अपारदर्शिता न्यायपालिका के अपने अधिकार को ही कमजोर करती है। कैसे? जब नियुक्तियों के कारण या अगर कोई असहमति है किसी सदस्य की, वो खुलकर सामने नहीं आती, तो एक जवाबदेही की संस्कृति, मतलब एक अकाउंटेबिलिटी कल्चर नहीं बन पाती। हाल की कोई घटना है जिसने इसे फिर से हवा दी? हाँ, एक हालिया उदाहरण है न्यायमूर्ति विपुल M पंचौली की सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति का। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलेजियम के सदस्य न्यायमूर्ति BV नागरत्ना ने इस पर असहमति जताई थी। अच्छा। लेकिन जब आधिकारिक प्रस्ताव सामने आया तो उसमें सर्वसम्मति का जिक्र था, और सरकार ने भी बहुत तेजी से नियुक्ति को अधिसूचित कर दिया। इससे सवाल उठा कि क्या असहमति को दर्ज नहीं किया गया या उसे नजरअंदाज किया गया। ये कोलिजियम सिस्टम आया कैसे था, और क्या पहले पारदर्शिता लाने की कोशिश हुई है? ये सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के ही फैसलों से बना है, मुख्य रूप से दूसरे और तीसरे जजेस केस 1993, 1998 से। संविधान में इसका सीधा जिक्र नहीं है।
2014 में संसद ने NJAC यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन कानून बनाया था, जिसमें सरकार का भी दखल होता। हाँ, याद है। लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। हाँ, 2017-18 में कुछ समय के लिए कोलेजियम ने अपने फैसले वेबसाइट पर डालने शुरू किए थे। कुछ मामलों में कारण भी बताए, लेकिन फिर वो सिलसिला बंद हो गया। तो पारदर्शिता जरूरी क्यों है, और जो लोग इसके पक्ष में नहीं हैं, उनका क्या तर्क है? पारदर्शिता इसलिए जरूरी है ताकि प्रक्रिया पर भरोसा बने, जवाबदेही तय हो और पूरी व्यवस्था को वैधता मिले। जो लोग ज्यादा पारदर्शिता के खिलाफ हैं, वे अक्सर दलील देते हैं कि इससे उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा पर असर पड़ सकता है या राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि मौजूदा व्यवस्था में भी तो राजनीतिक दबाव या सरकार द्वारा फाइलें रोकने जैसी बातें होती ही हैं। पारदर्शिता शायद दबाव को कम करे, बढ़ाए नहीं। तो इस अपारदर्शिता की कीमत क्या है? संस्था के तौर पर न्यायपालिका को क्या नुकसान है? देखिए, सबसे बड़ी कीमत है नैतिक अधिकार का कमजोर होना। जब न्यायपालिका खुद अपने काम में पूरी तरह पारदर्शी नहीं है, तो वो सरकार या किसी और संस्था से पारदर्शिता की उम्मीद कैसे कर सकती है? और जब कारण स्पष्ट न हो, तो भाई भतीजावाद या पक्षपात के आरोप लगने का खतरा हमेशा बना रहता है, चाहे वो सही हो या गलत। दुनिया में अगर देखें तो यूके या दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में नियुक्ति प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी है। वहां मानदंड और कारण बताए जाते हैं। भारत में भी सुधारों की बात होती रही है, जैसे कारण बताने, असहमतियों को दर्ज करने, समय सीमा तय करने की। सही है। पारदर्शिता के इस मुद्दे से आगे बढ़ते हुए अब समुद्री कानूनों की बात करते हैं। भारत ने हाल ही में अपने कई पुराने समुद्री कानून बदले हैं। लक्ष्य तो आधुनिकीकरण है, लेकिन कुछ चिंताएं भी जताई जा रही हैं। हाँ बिल्कुल, सरकार ने भारतीय बंदरगाह विधेयक, तटीय नौवहन अधिनियम, माल वहन विधेयक और मर्चेंट शिपिंग अधिनियम जैसे नए कानून लाकर पुराने, कुछ तो 100 साल से भी ज्यादा पुराने कानूनों को बदला है। मकसद है नियमों को आसान बनाना, वैश्विक मानकों के करीब लाना और जो सागरमाला जैसे प्रोजेक्ट्स हैं उनको सहारा देना। लेकिन चिंताएं क्या हैं? किन मुद्दों पर सुधार की जरूरत बताई जा रही है? जैसे अभिजीत सिंह जैसे विशेषज्ञ हैं, उन्होंने क्या कहा है? हाँ, कुछ अहम चिंताएं हैं। एक तो है संघवाद का मुद्दा। नए बंदरगाह विधेयक में समुद्री राज्य विकास परिषद यानी MSDC को राज्यों पर अधिकार देने की बात है, जिससे राज्यों की स्वायत्तता कम होने का डर है। अच्छा। दूसरा, विवाद सुलझाने का तरीका। कुछ मामलों में अदालतों के बजाय आंतरिक समितियों को ताकत दी गई है। तीसरा, अधिकारियों को मिला अस्पष्ट विवेकाधिकार, जैसे तटीय नौवाहन में विदेशी जहाजों को लाइसेंस देने का अधिकार DG शिपिंग को मिलना। चौथा, छोटे ऑपरेटर्स पर नियम कानून का बोझ बढ़ सकता है। पांचवां, मर्चेंट शिपिंग एक्ट में भारतीय स्वामित्व की सीमा क्या होगी, इसे कानून में साफ करने के बजाय नियमों पर छोड़ दिया गया है। और छठा, बेयरबोट चार्टर कम डिमाइस यानी जहाज को किराए पर लेकर चलाने की जो व्यवस्था है, उसके गलत इस्तेमाल का खतरा। इसमें से ये भारतीय स्वामित्व वाली बात थोड़ी और समझाएंगी। इसे नियमों पर छोड़ने से क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि नियम तो सरकार आसानी से बदल सकती है ना? अगर कानून में ही साफ लिखा होता कि भारतीय झंडे वाले जहाज में कम से कम इतना प्रतिशत भारतीय नियंत्रण या हिस्सेदारी होनी चाहिए, तो ज्यादा स्पष्टता रहती। अब ये डर है कि कहीं विदेशी कंपनियां सिर्फ नियमों का फायदा उठाकर भारतीय ध्वज का इस्तेमाल ना करने लगें, जिसे सुविधा का ध्वज, फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस कहते हैं। अच्छा। इससे असल में भारतीय शिपिंग उद्योग को शायद उतना फायदा ना हो पाए। इसी तरह MSDC का मुद्दा भी अहम है, क्योंकि बंदरगाह राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते रहे हैं। तो संतुलन साधना जरूरी है। बिल्कुल, व्यापार सुगमता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के बीच संतुलन साधना जरूरी है। सुधारों के सुझाव भी यही हैं कि स्वामित्व की सीमा कानून में तय हो, विवादों के लिए स्वतंत्र मंच बने, अधिकारियों का विवेकाधिकार सीमित और पारदर्शी हो, राज्यों के अधिकारों का ध्यान रखा जाए और छोटे ऑपरेटर्स की मदद की जाए। सही है। और अब आखिर में विज्ञान की दुनिया की एक झलक। मेजोराना कण, ये क्या चीज है और क्वांटम कंप्यूटरों के लिए क्यों इतने अहम माने जा रहे हैं? मेजोराना कण, हाँ, ये वाक्य बहुत अनोखे हैं। इन्हें करीब 90 साल पहले इटालियन भौतिक शास्त्री थे एटोरे मेजोराना। उन्होंने सैद्धांतिक तौर पर सोचा था। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये अपने ही एंटी पार्टिकल होते हैं। और क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए ये इसलिए खास हैं क्योंकि इनसे टोपोलॉजिकल क्वेबिट्स बनाए जा सकते हैं। क्वेबिट्स आप जानती हैं, क्वांटम कंप्यूटर की मूल इकाई है। हाँ, बिट्स की तरह। तो टोपोलॉजिकल क्वेबिट्स, और ये शोर से कैसे बचाते हैं? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। देखिए, आज के क्वांटम कंप्यूटर की सबसे बड़ी समस्या है शोर, मतलब बाहरी वातावरण की गड़बड़ी। ये क्वेबिट्स की नाजुक क्वांटम अवस्था को बिगाड़ देती है, जिससे गणना में गलतियां होती हैं।
हाँ, ये तो सुना है। इससे निपटने के लिए बहुत जटिल एरर करेक्शन यानी गलती सुधारने के तरीके अपनाने पड़ते हैं। मेजोराना कणों से बने टोपोलॉजिकल क्विबिट्स में क्या होता है कि जानकारी कण के एक बिंदु पर नहीं होती, बल्कि दो या ज्यादा दूर मौजूद मेजोराना कणों के बीच फैली हुई होती है। इसे कहते हैं नॉन लोकल एन्कोडिंग। इसका फायदा यह है कि अगर एक जगह थोड़ी गड़बड़ी हो भी जाए तो पूरी जानकारी नष्ट नहीं होती। अच्छा, ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है। हाँ, और इन पर गणना करने का तरीका भी अलग है, जिसे ब्रेडिंग कहते हैं। मतलब कणों को एक दूसरे के चारों ओर खास तरीके से घुमाना। ये तरीका कणों के रास्ते की बनावट मतलब टोपोलॉजी पर निर्भर करता है, ना कि एकदम सटीक रास्ते पर। इसलिए ये छोटी-मोटी गड़बड़ियों से ज्यादा प्रभावित नहीं होता। तो ये क्विबिट्स स्वाभाविक रूप से शोर के प्रति ज्यादा मजबूत होते हैं। अच्छा, तो जानकारी कणों में बुनी जाती है एक तरह से। क्या वैज्ञानिक इसे बना पाए हैं? और ये ब्रीडिंग कैसे काम करता है? वैज्ञानिकों को ऐसे संकेत मिले हैं जो मेजोराना कणों के अस्तित्व की तरफ इशारा करते हैं, खासकर खास तरह के नैनोवायर में बहुत कम तापमान पर। लेकिन पक्के तौर पर इन्हें बनाना और फिर उन्हें नियंत्रित तरीके से ब्रेड करना, यानी एक दूसरे के चारों ओर घुमाकर गणना करना, ये अभी भी बहुत बड़ी चुनौती है। ब्रीडिंग में किस कण को किसके ऊपर से गुजारा, इसका क्रम मायने रखता है, नॉन अबेलियन प्रॉपर्टी, और यही क्रम गणना तय करता है। यह सब प्रयोगात्मक रूप से कर दिखाना मुश्किल साबित हो रहा है। तो चुनौतियां क्या हैं, और अगर ये सफल होता है तो क्या होगा? चुनौतियां तो हैं, जैसे पक्के तौर पर मेजोराना कणों की पहचान करना, उन्हें बनाने और कंट्रोल करने के लिए बेहतर तकनीक विकसित करना और ब्रीडिंग को विश्वसनीय बनाना। लेकिन अगर वैज्ञानिक इसमें सफल होते हैं तो ये क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति ला सकता है। हमें शायद उतने जटिल एरर करेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी और ज्यादा शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर बनाना आसान हो जाएगा। ये दिखाता है कि कैसे फिजिक्स का एक गहरा सिद्धांत इंजीनियरिंग की एक बड़ी समस्या का हल बन सकता है। तो आज हमने कई अलग अलग लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर नजर डाली। राज्यपाल की शक्तियों पर संवैधानिक बहस से लेकर मानवीय गरिमा के अर्थ तक, अर्थव्यवस्था पर मंडराते बादलों से लेकर न्यायपालिका की पारदर्शिता के सवालों तक, समुद्री नियमों की जटिलताओं से लेकर क्वांटम फिजिक्स की अनोखी दुनिया तक। इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? अगर इन सभी चर्चाओं को एक साथ देखें तो एक बात उभरती है, वो है पुरानी स्थापित व्यवस्थाओं और सिद्धांतों जैसे संघवाद, न्यायिक प्रक्रियाएं, मौजूदा तकनीक और बदलाव की नई ताकतों जैसे केंद्रीकरण की कोशिशें, पारदर्शिता की मांग, नई तकनीकें, वैश्विक बदलाव के बीच एक तरह का तनाव या कहीं संतुलन साधने की कोशिश। चाहे वो राज्यपाल की भूमिका हो, कॉलेजियम का काम हो, व्यापार नीति हो या नई तकनीक अपनाना, हर जगह इसी संतुलन को साधने की चुनौती दिखती है। इन तनावों को समझदारी से संभालना ही आगे का रास्ता तय करेगा। बिल्कुल, और यहीं से आज का हमारा अंतिम विचारोत्तेजक सवाल उठता है। हमने देखा कि चुनौतियां हर तरफ हैं। संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से समय पर काम करवाना हो, वैश्विक आर्थिक झटकों से निपटना हो या नई जटिल तकनीकों को संभालना हो। ऐसे में आने वाले दशकों के लिए भारत को अपनी संस्थाओं में किस तरह की फुर्ती और दूरदर्शिता लाने की जरूरत है? हम अपनी व्यवस्थाओं को एक ही समय में मजबूत और जरूरत के हिसाब से ढलने लायक कैसे बना सकते हैं? इस विश्लेषण के लिए स्रोत साझा करने वाले श्रोता का बहुत शुक्रिया। आज